नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ संविधान का 73वां और 74वां संशोधन लेकर के। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास 8th चैप्टर स्थानीय स्व शासन। विद्यार्थियों, हम आज बात करेंगे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बारे में, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधन की बात करी और इसे आगे बढ़ाया, और इन संशोधन का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एक रूपता लेकर के आना। विद्यार्थियों, ब्राजील के संविधान में प्रांत, संघीय जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था की गई है और इनमें से हर एक को स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनका न्यायाधिकार भी अलग अलग है। जिस तरह गणराज्य यानी रिपब्लिक राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप यानी संविधान में बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह राज्य भी नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये प्रावधान विद्यार्थियों स्थानीय शासन की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। ये ब्राजील में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। बाद में सन 1992 में भारत के अंतर्गत 73वें और 74वें संविधान संशोधन को पारित कर दिया गया विद्यार्थियों, और 73वां संशोधन गांवों में स्थानीय शासन जुड़ा हुआ है और इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका से जुड़ा हुआ है और इस 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है पूरी तरह से लागू भी हो गया। विद्यार्थियों, स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है और प्रदेशों को इस बात की छूट दी गई है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह कानून बनाएं, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानून में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्रदेशों को छूट दी गई कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाएं, और उसे संविधान संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों में ऐसे कानूनों को बदलने पड़े ताकि उन्हें संविधान संशोधन के अनुरूप किया जा सके। मतलब ऐसे संविधान संशोधन के माध्यम से उसे बदलने का प्रावधान भी किया गया। जिस प्रकार से 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उनके आधार से किस आधार पर कानूनों का निर्माण होना है स्थानीय शासन में, उसी आधार पर कानूनों का निर्माण किया गया। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की। 73वें संविधान संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों की हम जांच करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिस्तरीय बनावट की। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय हो चुका है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आ गई है और ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव होते हैं। इसके बाद मध्यवर्ती स्तर पर यानी बीच का पायदान मंडल का है, जिसे खंड या ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वह मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं होती है। सबसे ऊपरले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का प्रावधान भी है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी और पंचायती इलाकों में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है और ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। विद्यार्थियों, यहाँ देखिए कार्टून में क्या बताया गया है। व्यंग देखिए, यदि मैंने इस बात को ठीक समझा तो मेरे जानते केंद्र ने प्रदेशों को स्थानीय शासन के संबंध में सुधार करने के लिए मजबूर किया। यह अपने आप में मजेदार बात है कि आप विकेंद्रीकरण को अपनाते तो हैं, लेकिन केंद्रीकरण की प्रक्रिया के नजरिए। कितनी मजेदार बात है ये
कि एक प्रकार से स्थानीय शासन की व्यवस्था तो की, लेकिन किस आधार पर की? केंद्र ने इस आधार पर की कि यह जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी विकेंद्रीकरण की, उसका आधार होगा केंद्रीकरण। विद्यार्थियों, संविधान ने 73वें संविधान संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी और पंचायती हलके में मतदाता के रूप में में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है और ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। इधर एक कार्टून देखिए। क्या ग्राम सभा पूरे गांव के लिए एक लोकतांत्रिक मंच का काम करती है? क्या ग्राम सभा सचमुच नियमित रूप से बैठती है? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है जो व्यंग किया गया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों चुनाव की। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता के द्वारा होते हैं और हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने अनिवार्य होते हैं। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान होता है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान बिल्कुल भी नहीं था। अब विद्यार्थियों, बात आती है आरक्षण की। सभी पंचायत संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं और तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वे अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है, यानी SC, ST और OBC, इन तीनों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है विद्यार्थियों कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीटों तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन पद तक आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं मिला है, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मतलब आरक्षण की महिलाओं की जो 1/3 आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि SC, ST के जो लोग हैं जिनको आरक्षित सीट प्राप्त है, इनमें भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। जिनको आरक्षण मिला हुआ है उनमें भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ विद्यार्थियों कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और SC, ST यानी अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। विद्यार्थियों, इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है। विद्यार्थियों, यहाँ बताया गया है कि हमने चुनाव पर केंद्रित अध्याय में पढ़ा था कि संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने संबंधित विधेयक पारित अभी तक नहीं हो सका है, लेकिन स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली गई, यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। अब बात आती है विषयों का स्थानांतरण। ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में भी जोड़ दिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है और अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है और हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। अब देखिए विद्यार्थियों, अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करती है। अब बात आती है 11वीं अनुसूची में दर्ज किए गए कुछ विषय जिनको हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले कृषि बताया है, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचयन, लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाजार और मेला, स्वास्थ्य और साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पेंसरी इत्यादि, परिवार नियोजन, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके के कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस प्रकार से ये विषय जो है इसमें 11वीं अनुसूची में शामिल किए गए। सिर्फ राज्य सूची के विषयों को ही क्यों हस्तांतरित किया गया? हम केंद्र सूची में दर्ज विषयों को क्यों नहीं हस्तांतरित कर सकते? विचारणीय प्रश्न है ये भी जो व्यंग किया गया है इसमें।
कि राज्य सूची के विषयों को ही क्यों हस्तांतरित किया गया, केंद्र सूची के विषयों को क्यों नहीं हस्तांतरित किया गया। अब बात आती है विद्यार्थियों, भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया था। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल और जल जोहर जैसे सांझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई और वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार भी दिए गए और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्व शासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित बना कराना है। विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार के लिए संगति बैठती है। अब विद्यार्थियों, बात आती है राज्य चुनाव आयुक्त की। प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वह एक राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करे और इस आयुक्त की जिम्मेदारी होती है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराना उसकी जिम्मेदारी होती है। और पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता था। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त है और प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है और उसका अथवा उसके कार्यकाल का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता है। एक यहाँ देखिए व्यंग किया गया है, प्रदेशों की सरकार तो खुद ही गरीब है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, वे केंद्र सरकार से धन मांगती है, ऐसे में स्थानीय शासन को वे धन कैसे दे सकती है। अभी देखिए वित्त आयोग की बात की गई है कि प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना आवश्यक होता है और यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेता है। और यह आयोग एक तरह प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच, तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व का बंटवारे करने का पुनरावलोकन भी करेगा। और इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला न बने। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन विद्यार्थियों, इसका संबंध है शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से। शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान होता है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगर के बीच के होते हैं उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं होता है। भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए यह माना गया कि ऐसे इलाकों के में कम से कम 5000 की जनसंख्या हो और इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% खेतीबाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो, मतलब खेतीबाड़ी से अलग कार्य करते हो ऐसे लोग। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो और सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है। अनेक रूपों में विद्यार्थी 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, मतलब 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 73वां का ही दोहराव किया गया है, लेकिन ये संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। वो गांवों से संबंधित है 73वां, और 74वां शहरों से संबंधित है। 73वें संशोधन की सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में शामिल है तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। और संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं को पर छोड़ देती है और ये कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। जो 11वीं अनुसूची में लिखे गए हैं वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, 12वीं अनुसूची में जो जोड़े गए हैं वो शहरी स्थानीय शासन से संबंधित हैं। अब ये कार्टून देखिए किस प्रकार से व्यंग किया गया है। क्या यह आशा की जाए कि शहरी स्थानीय निकाय झुग्गी झोंपड़ी वासियों को बेहतर आवास प्रदान करने के लिए कुछ करेंगे अथवा कम से कम उनके लिए शौचालय आदि का भी निर्माण करेंगे। और शायद हम देखें तो कहीं ना कहीं शौचालय की व्यवस्था जो है अब सब जगह ही हो चुकी है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का क्रियान्वयन, इनके व्यवहार रूप में किस प्रकार से इसे लागू किया गया।
अब सभी प्रदेशों ने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए और इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। इस अवधि में 1994, 2004 में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में तो अब तक तीन दफे चुनाव भी हो चुके हैं। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से ज्यादा है। मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायतों की संख्या 6000 और ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 और शहरी भारत में 100 से ज्यादा नगर निगमों और 1,400 नगर पालिका तथा 2000 नगर पंचायत मौजूद हैं और हर 5 वर्ष इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं और प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखें तो भी इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 है। 5000 से कम बैठती है और स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा भी हुआ है और यह बात एकदम जाहिर है विद्यार्थियों कि 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन ने देश भर में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका की संस्थाओं की बनावट को एक साथ किया और इन स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इसने शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार किया और पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी भी सुनिश्चित की गई और आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों के लिए भी है और इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर भी आसीन हुई। आज हम कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों की अध्यक्ष हैं और 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायतों की अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज्यादा है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर यानी महापौर हैं और नगर पालिकाओं में 500 से ज्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। इसी प्रकार 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में है और संसाधनों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज्यादा शक्ति और आत्मविकास अर्जित किया है और इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत से स्त्रियों की राजनीति के काम धंधे की समझ पैनी हुई और अनेक मामलों में पाया गया कि स्थानीय निकायों के विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उसमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती है और चर्चा ज्यादा संवेदनशील होती है और अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही हैं और महिला को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसले लेता रहा है, लेकिन ऐसी घटनाओं में तेजी से कमी भी आने लग गई है। चित्र को बूझें, दिल्ली मुंबई मावा सरकार, मावा नाटे माटे सरकार। इस चित्र को देखकर स्थानीय सरकार यहाँ खुली धूप में बैठी और क्या कोई खास बात आपका ध्यान खींच रही है? इसके अंदर देखिए क्या खास बात की जा रही है। इसमें महिलाएं सबसे पहले तो यहाँ पे बैठी हुई हैं और महिलाएं भी जो है निर्णय प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रही हैं। इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया था और इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान भी बनाया। भारत की जनसंख्या का 16.2% अनुसूचित जाति और 8.2% अनुसूचित जनजाति का है। स्थानीय शासन की शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है और इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बनावट में भारी बदलाव आए हैं। विद्यार्थियों, ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं, अब उस सच्चाई की नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए ज्यादा हो रही है। कभी कभी इससे तनाव पैदा होता है। जो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांवों पर अपना नियंत्रण रखता था, वह अपने इस दबदबे को छोड़ना नहीं चाहता और इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो रहा है। लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते हैं। जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव होना ही है। विद्यार्थियों, संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले कर दिया। ये सारे विषय स्थानीय विकास तथा कल्याण की आवश्यकताओं से संबंधित हैं और स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव यह बताता है कि भारत में इसे अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम
प्राप्त हुई है। अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को ही नहीं सौंपे थे। इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते थे। इस तरह इतने सारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बनकर रह गया है। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण की यह कहकर आलोचना करते हैं कि इससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं आता। स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रमों अथवा संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज्यादा शक्ति नहीं होती है। देखिए विद्यार्थियों, कार्टून को बूझें आप एक बार, किस प्रकार से बताया गया है, क्या व्यंग किया गया है। अच्छा, कानून है तो ठीक, लेकिन केवल कागजी है। क्या इसी को कथनी और करनी का अंतर कहते हैं? मतलब कागजी तौर पर कानून तो स्थापित कर दिए, क्या वास्तव में उसे व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक शक्ल उसे प्रदान की गई है? अब देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लातीनी अमेरिका के देश बोल्वेनिया का नाम लिया जाता है और सन 1994 में पॉपुलर पार्टिसिपेशन लॉ जन भागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंप दी गई। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों महापौर का लोकतांत्रिक चुनाव संभव हुआ और देश को नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया और एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई कि नई नगर पालिकाओं को धन स्वतः हस्तांतरित हो जाए। बोलिविया में 314 नगर पालिकाएं हैं और नगर पालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित महापौर करती है और इन्हें प्रेसिडेंट म्युनिसिपल भी कहा जाता है। महापौर के साथ एक कार्यपालिका परिषद भी होती है और स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं। बोल्विया की स्थानीय सरकार की स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बहाल करके तथा आधारभूत ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बोल्विया में देशव्यापी राजस्व उगाही का 20% नगर पालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया गया है और नगर पालिका को मोटर वाहन, शहरी संपदा तथा खड़ी कृषि संपदा पर कर लगाने का भी अधिकार दिया गया है। इन नगर पालिकाओं के बजट का अधिकांश हिस्सा वित्तीय हस्तांतरण की प्रणाली के जरिए प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बोल्विया के स्थानीय सरकार की जो इसमें बात की गई है उससे हमें प्रतीत होता है कि वहां पे किस प्रकार से स्थानीय शासन स्थापित किया गया है। विद्यार्थियों, स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है और स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। इससे कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता बहुत ही क्षरण हुआ है, मतलब बहुत ही कम उनकी क्षमता हो पाती है इसमें। और शहरी स्थानीय निकायों का कुल राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान होता है, जबकि सरकारी खर्च का 4% इन निकायों द्वारा व्यय हो जाता है और इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम है और खर्च ज्यादा करते हैं। इसी कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर हमेशा रहते हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखिए विद्यार्थियों, तो इस अनुभव से हमें ये संकेत मिलते हैं कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखेंगे और स्थानीय शासन को ज्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार रहें। आखिरकार विद्यार्थियों, लोकतंत्र का मतलब होता क्या है? सत्ता की भागीदारी जनता की होगी। गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वे लोकतंत्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने गए हैं, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को असली जामा पहनाने में होती है। कहने का मतलब है जब तक इन्हें व्यवहारिक धरातल पर लागू नहीं किया जाएगा तब तक इस प्रकार के कानूनों का कोई भी महत्व नहीं होता है। तो विद्यार्थियों, तो हमने जाना कि स्थानीय शासन को किस प्रकार से स्थापित करने का प्रयास किया गया है और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने स्थानीय शासन के इस 73वें और 74वें संविधान के साथ ही हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके साथ ही विद्यार्थियों इसमें हमने इसकी विभिन्न कमियों के बारे में भी उजागर किया और हम इनकी कमियों के बारे में हम बताया, जैसे गुटबंदी और भ्रष्टाचार यहाँ देखने को मिल जाता है और स्थानीय स्तर पर विभाजनकारी स्थिति हमें देखने को मिलती है। अशिक्षा और गरीबी के कारण पंचायती राज व्यवस्था के प्रति लोग उदासीन होते हैं और इस व्यवस्था में पर्याप्त धन की कमी होती है जो हमने देखा है इसके अंतर्गत, और पंचायतों के लिए पर्याप्त सहायता और अनुदान नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों
हम अब बात करते हैं इन प्रश्नावली की, जो इसमें प्रश्नावली दी गई है। इस प्रश्नावली को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा और किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इस पाठ को समझने में आपको काफी आसानी होगी। ये बहुत ही आसान और समझ में आ जाने वाला अध्याय है। इसमें बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं की गई, जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार को हम समझने में कठिनाई होती है। लेकिन नगर पालिका और ग्राम स्वराज्य की हम बात करते हैं या ग्राम पंचायतों की हम बात करते हैं, तो ये हमारे स्थानीय शासन से संबंधित है और इसी स्थानीय शासन के अंतर्गत हम रहते हैं। तो इनसे काफी हमारी नजदीकी बनी होती है, तो इनको हम काफी अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसके अंतर्गत विद्यार्थियों किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। और इसी के साथ डॉक्टर विनी शर्मा मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद एंड नमस्कार।